तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पर। तो आज हम लोग हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें रुकुरोता द जायंट ऑफ बाइजन की बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है। रुकुरोता बचपन से ही काफी ताकतवर और ज्यादा खाता था, इसीलिए उसने खेल खेल में अपने परिवार और अपने गाँव वालों को मार दिया। फिर हम देखते हैं कि रुकुरोता यामादा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन गेंजी यामादा को पीछे धक्का दे देता है, जिसे रुतोरोका का अटैक गेंजी को लगता है और गेंजी दूर जाके पेड़ से टकरा जाते हैं। यामादा भागते हुए गेंजी के पास जाती है और उससे कहती है कि आपको मेडिकल की सख्त जरूरत है, लेकिन गेंजी कहता है इसके लिए काफी देर हो गई है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। रुकुरोता फिर से यामादा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी गाबेमारू रुकुरोता के मुंह के ऊपर एक लात मारता है, जिसे रुकुरोता दूर जाके गिरता है। गाबेमारू कहता है ये क्या कोई अपराधी है या फिर कोई राक्षस। रुकुरोता खड़ा होकर गाबेमारू की तरफ देखता है तो गाबेमारू उसकी आंखों में देखते हुए कहता है ये आंखें एक शिकारी की हैं, जो कि अपने शिकार पे टिकी हुई हैं। गाबेमारू कहता है यहाँ से एक साथ बच के निकलना नामुमकिन है, इसीलिए मेरे पास इसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मेरी किक से भी इसे कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए इसकी टफनेस इवागाकुरे के बराबर की है। यहीं पे गाबेमारू को शिनोबी रूल नंबर 9 के बारे में याद आता है, जो कि होता है अपने दुश्मन की काबिलियत को अच्छे से परखो। रुकुरोता एक बड़ा सा पेड़ उठा के गाबेमारू की तरफ फेंक के मारता है, जिसे गाबेमारू डॉज कर लेता है। फिर गाबेमारू पीछे में यूजिरिया से कहता है यूजिरिया तुम्हारा कब तक प्लान है वहीं पे बैठे रहने का, यहाँ पे आके मेरी मदद करो। तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के निंजुत्सु होंगे, मेरे साथ आके फाइट करो जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था। यूजिरिया कहती है मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ, तुम फाइटिंग के लिए जिम्मेदार थे और मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। और फिर यूजिरिया गाबेमारू को क्यूट तरीके से चीयर करने लग जाती है। रुकुरोता गाबेमारू के ऊपर अटैक करता है तो गाबेमारू डॉज करने लग जाता है, जिससे गाबेमारू को समझ में आ जाता है कि गाबेमारू रुकुरोता से क्लोज कॉम्बैट में जीत नहीं सकता है, क्योंकि रुकुरोता के छूने मात्र से ही गाबेमारू की जान जा सकती है। इसीलिए गाबेमारू दूर से ही रुकुरोता के ऊपर अपने निंजुत्सु से अटैक करने लग जाता है, लेकिन निंजुत्सु से भी रुकुरोता को कोई असर नहीं पड़ता है। गाबेमारू अपने कपड़े को तलवार में बदल के रुकुरोता के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे भी रुकुरोता को कुछ भी नहीं होता है। अगली सीन में हम लोग यामादा और गेंजी को देखते हैं। अटैक की वजह से गेंजी का खून काफी तेजी से बह रहा होता है, तो यामादा गेंजी के घावों पे पट्टी कर रही होती है। गेंजी यामादा से कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। यामादा कहती है अगर हम लोग खून को बहने से रोक दें तो फिर आप जिंदा बच सकते हैं। गेंजी कहता है अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे साथ एक मर्द की तरह बहस कर रही थी, लेकिन अभी तुम एक औरत की तरह मेरी चिंता कर रही हो। यामादा कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा सीनियर जिसके साथ मैंने ट्रेनिंग की है वो ना मरे। गेंजी कहता है क्या तुमने इसी तरह से जीने का फैसला किया है? एक औरत और एक मर्द के बीच में डिवाइड करने जैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें दोनों को ही एक्सेप्ट करना होगा और इसी को ही मानना कहते हैं। गेंजी यामादा को अपनी स्वॉर्ड देते हुए कहते हैं एक स्वॉर्ड एक समुराई के लिए उसकी आत्मा होती है और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। रुकुरोता ने जरूर आइजन एग्जीक्यूटर को मार दिया होगा, और अगर तुम एक असली समुराई हो तो फिर मैं तुमसे भागने को नहीं कहूंगा। रुकुरोता को मार दो यामादा असाइमोन सागेरी। फिर उसके बाद रुकुरोता गाबेमारू के ऊपर अटैक करता है तो गाबेमारू कहता है अगर यहाँ पे एक के खिलाफ दो होते हैं तो फिर मैं अपना कोई तरीका निकाल लेता, लेकिन तभी अचानक से रुकुरोता चिल्लाने लग जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी ने रुकुरोता की छोटी उंगली काट दी होती है। गाबेमारू अपनी साइड में देखता है तो यामादा उससे कहती है अगर तुम अपने अपोनेंट की बॉडी के फंक्शन जहाँ पे हड्डियां होती है वहाँ पे वार करोगे तो फिर तुम किसी भी ताकतवर बॉडी को काट सकते हो। तुम्हें बस अपने अपोनेंट की हड्डियों के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे वार करना है और फिर तुम किसी भी अपोनेंट की बॉडी को आराम से काट सकते हो, और यही स्टाइल यामादा क्लैन इस्तेमाल करता है। गाबेमारू कहता है मैं बस मदद ही ढूंढ रहा था, और फिर उसके बाद यामादा और गाबेमारू साथ में काम करने लगते हैं। गाबेमारू यामादा से कहता है अगर तुम्हें उसकी गर्दन काटनी है तो फिर तुम्हें उसे घुटनों पे लाना होगा और इसके लिए तुम्हें उसकी टांगे काटनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद गाबेमारू रुकुरोता को उलझाने लग जाता है तो यामादा पीछे से जाके रुकुरोता की टांग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन यामादा रुकुरोता की टांग को नहीं काट पाती क्योंकि उसके ऊपर उसकी भावनाएं हावी हो रही होती हैं। यामादा साइड में आके कहती है अगर मुझे इसे मारना है जिसने मेरे सीनियर्स को मारा है तो फिर मुझे अपने इमोशंस को साइड में रखना होगा। गाबेमारू और यामादा दोनों मिलके रुकुरोता के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों मिलके भी रुकुरोता का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन तभी रुकुरोता के पेट से आवाज आने लग जाती है, इससे रुकुरोता जोरों से रोने लग जाता है और इसी वजह से वो सभी लोग अपने कानों के ऊपर उंगली रख लेते हैं। रुकुरोता रोते हुए गाबेमारू के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक काफी पावरफुल होता है, जिससे गाबेमारू नीचे दब जाता है। लेकिन तभी गाबेमारू दोबारा उठ के खड़ा होता है और कहता है इसकी ताकत से मुझे पता चला कि मैं इसके खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ, मैं इसकी पावर को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन तभी गाबेमारू जोरों से चिल्लाने
लगता है और उसके खून बहने लग जाता है। रुकुरुता दोबारा गाबेमारू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यामादा बीच में आती है और कहती है खुद को शांत करो और अपने इमोशन को सरपास। यामादा को गेंजी के बारे में याद आता है। यामादा कहती है चीजों को अलग अलग डिवाइड करने से अच्छा है उन्हें एक करके उन्हें एक्सेप्ट करना, और इसी को ही धारणा कहते हैं। और फिर यामादा रुकुरुता के अटैक को अपनी शॉट के साथ डिफेंड कर देती है। और फिर यामादा रुकुरुता के सारे अटैक्स को इसी तरह से डिफेंड करती है जिससे थक हार के रुकुरुता भी नीचे बैठ जाता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यामादा तेजी से रुकुरुता के पीछे चली जाती है और उसका गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन रुकुरुता इस बात को समझ जाता है और वो वहाँ से तुरंत हट जाता है। इसी वजह से गाबेमारू और यामादा को अपना प्लान बनाने का टाइम मिल गया होता है। और फिर उसके बाद गाबेमारू अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करने लग जाता है। यूजिरिया गाबेमारू की तरफ देखती है और वो तुरंत सेंता से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। गाबेमारू अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करते हुए रुकुरुता के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रुकुरुता के ऊपर उन अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता और रुकुरुता उन्हें डिफेंड करते हुए इधर उधर फेंकने लग जाता है, जिससे जंगल के अंदर आग लगने लग जाती है। सेंता भागते हुए पूछता है कि हमें कितना भागना पड़ेगा। यूजिरिया कहती है जितना दूर हो सके उतना भागना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ रुकुरुता को जलाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं बल्कि वो उस पूरे जंगल को ही जला रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आग की वजह से जो धुआं उठ रहा होता है उस वजह से रुकुरुता को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि धुएं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसीलिए वो एक तरह से पॉइजन की तरह काम करती है। फिर उसके बाद धुएं की वजह से रुकुरुता की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और रुकुरुता अपने घुटनों पे आ जाता है। यामादा इसी चीज का फायदा उठाते हुए रुकुरुता का गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन रुकुरुता उसे देख लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी गाबेमारू रुकुरुता के हाथ को पकड़ लेता है और यामादा से कहता है इसका गला काटो, मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं बची है। और फिर यामादा हल्की सी सांस छोड़ के रुकुरुता का गला काट देती है। रुकुरुता अपने आखिरी समय में कहता है मैं खेलना चाहता हूँ, मेरा पेट हमेशा भरा क्यों नहीं रहता है, कोई मेरे साथ खेलना क्यों नहीं चाहता है। यामादा रुकुरुता से कहती है अब सब कुछ ठीक है, तुमसे कोई भी नफरत नहीं कर सकता है क्योंकि तुम अब मर चुके हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। गाबेमारू यामादा से कहता है कि आग काफी भड़क चुकी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। यामादा गेंजी की तरफ देखते हैं तो गेंजी ने भी अपना दम तोड़ दिया होता है। और फिर यामादा गाबेमारू के साथ वहाँ से भागने लग जाती है और भागते हुए कहती है यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसीलिए मुझे ताकतवर होना होगा। यामादा को गेंजी की बात याद आती है जो कि होती है तुम्हें उन दोनों चीजों को एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वीकनेस हो या पावर, तुम्हें दोनों को ही एक्सेप्ट करना होगा और इसी को ही धारणा कहते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी आग की तरफ जा रहे होते हैं। यामादा कहती है ये काफी अननेचुरल है क्योंकि मॉन्स्टर्स हमेशा ही आग को अवॉइड करते हैं। गाबेमारू कहता है इसीलिए ये ज्यादा नेचुरल नहीं है, ये सब एबनॉर्मल है। गाबेमारू कहता है हमें उसी तरफ जाना होगा जिस तरफ से मॉन्स्टर्स आए हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारे पास एल्जियर ऑफ लाइफ ढूंढने का यही एक रास्ता है। गाबेमारू यामादा से पूछता है क्या तुम्हें अपने दोस्तों की चिंता नहीं है कि वो भी मारे जा सकते हैं। यामादा कहती है नहीं, उन्हें पता है कि वो ये करते हुए अपनी जान गंवा सकते हैं। अगर उन्हें इस बात की चिंता होगी तो ये उनके लिए शर्म की बात होगी, इसीलिए मुझे उनकी चिंता नहीं है। हमें जितनी जल्दी हो सके एल्जियर ऑफ लाइफ को ढूंढ के यहाँ से जाना होगा। फिर उसके बाद जब यामादा और गाबेमारू भाग रहे होते हैं तब उनकी नजर यूजिरिया और सेंता के ऊपर पड़ती है जो कि एक किनारे पे खड़े होते हैं। लेकिन जब वो दोनों वहाँ पे जाते हैं तब वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि नीचे की तरफ एक विलेज होता है। सेंता कहता है अगर ये जगह सच में शिनसेंक्यो है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो हर्मिट्स इस विलेज में रहते हैं। हर्मिट्स वही दानव हैं जो बड़े बड़े हैं। फिर उसके बाद हम लोग चोबे और तोमा को देखते हैं जो कि अपने रास्ते में आने वाले सभी हर्मिट्स को मारते जा रहे होते हैं। तोमो चोबे से कहता है क्या इसको खाना ठीक रहेगा। चोबे कहता है बेवकूफ, मैं खा नहीं पी रहा हूँ। चोबे तोमो से कहता है कि तुमने अभी हर्मिट जैसा क्या कहा था। तोमो कहता है सेंजियन फिलोसॉफी के मुताबिक ये सभी लोग सुपर ह्यूमन बीइंग्स हैं। एक बूढ़े आदमी ने इनके ऊपर रहस्यमय स्पेल कास्ट किया था, इसीलिए ये यहीं पे रहते हैं। इसीलिए इन्हें हर्मिट्स होना चाहिए, न कि मॉन्स्टर जो शिनसेंक्यो में रहते हैं। और हर्मिट्स का मतलब साधु। लेकिन तभी चोबे और तोमा को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो दोनों उसी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और जब वो दोनों आगे जाके देखते हैं तब एक अजीब से पेड़ के ऊपर दो लोग बैठे होते हैं और वो दोनों आपस में किस कर रहे होते हैं। और तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती और वो हैरानी से पीछे मुड़कर चोबे और तोमा की तरफ देखते हैं। और इसी मिस्ट्री के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।